हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपनी लास्ट वाली क्लास जो थी वो डेप्रीशिएशन पे थी पूरी की पूरी, और अपनी लास्ट 2 या 3 क्लासेस से डेप्रीशिएशन ही चल रहा है। और सर अपन ने डेप्रीशिएशन में कॉन्सेप्ट नंबर 9 तक के डेप्रीशिएशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने क्लियर करे विद आईसीए के ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस एंड रेलेवेंट इलस्ट्रेशन से। ठीक है, यस सर। सर आज क्या करने वाले हैं? आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 सीखेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ठीक है, यस सर। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 10 लिखिए। एंड इट मे बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 10 है सर रिवैल्यूएशन। कि अगर आपने रिवैल्यूएशन करा है, आपने अपनी फिक्स असेट का, अपनी पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अपनी फिक्स असेट का अगर आपने रिवैल्यूएशन करा है, अगर आपने अपनी फिक्स असेट का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो सर सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा या कुछ ना कुछ लॉस होता है। दो ही चीजें होती है रिवैल्यूएशन पे, तो गेन होगा या लॉस होगा। देखिए सर, या तो गेन होगा या लॉस होगा। अगर सर गेन हुआ हमारे को, तो हम उसको कहां डाल देंगे? रिजर्व्स में, जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर हमारे को फर्स्ट टाइम में ही लॉस आ गया, तो हम उसको कहां डाल देंगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। समझते चलना सर इसको। ये था फर्स्ट टाइम का सीन। कब का सीन सर? फर्स्ट टाइम जब गेन हो और फर्स्ट टाइम जब हमारे को लॉस हो जाए। ठीक है, किसी पीपीई पर। मान लीजिए सेकंड टाइम मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। सेकंड टाइम मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सर मैं क्या करूंगा लॉस का? सर आपने बताया लॉस को पीएनएल में चार्ज कर दो। नहीं, उस लॉस में से मैं जो ऑलरेडी जो मेरा रिजर्व में पड़ा है, ऑलरेडी जो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला जो ऑलरेडी मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उसको माइनस करूंगा। बचे हुए को मैं ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। समझाऊंगा सर, इसको मैं पूरा समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये AS 10 कहता है सर, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का AS 10 की बात है सर। ये जो आपके CA फाउंडेशन में गिवन है, तो करवाना तो पड़ेगा ही। सेकेंड टाइम मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, तो सर प्रॉफिट हुआ तो आपने बताया ना, जैसे कि आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। नहीं, उसको क्या करोगे सर? उस प्रॉफिट में से ऑलरेडी जो लॉस है उसको माइनस करोगे। जो आएगा फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे किसके अंदर? रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। आई थिंक सर आपको बातें समझ में आने लग गई होगी। तो मैंने क्या कहा? अगर किसी असेट का रिवैल्यूएशन करते समय फर्स्ट टाइम पर गेन आ जाए, तो उसको सीधे उठा के कहां डाल देते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में लॉस आ जाए, तो उसको डाल देते हैं पीएनएल के डेबिट में। मान लीजिए सेकंड टाइम में मुझे गेन हो गया, मुझे सेकंड टाइम में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो टोटल लॉस है उसमें माइनस कर देंगे जो आपने पहले ऑलरेडी चार्ज कर रखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो बचा हुआ कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर सेकंड टाइम में मुझे प्रॉफिट हो जाता है लॉस वाले केस में, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें माइनस कर देंगे, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब इसको सर अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको ये सारी चीज समझ में आ सके। देखिए सर, एग्जांपल, मान लीजिए कोई मशीनरी है 1 लाख रुपए की, जिसको मैंने रिवैल्यू करा है 1,10,000 पर। तो सिंपल सी बात है, 10,000 का गेन हो गया। यस सर। कहां डालोगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ऊपर वाला चार्ट देखिए, यही कहता है कि अगर फर्स्ट टाइम गेन होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में। यस सर। कहां डाल दिया मैंने इसको? रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, यस सर। फिर क्या हुआ सर? 1,10,000 पे वैल्यू हो गई थी ये, फिर 90,000 पे वैल्यू होने लग गई। कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 90,000। अब कितने रुपए का लॉस हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। यस सर। तो मैंने क्या बताया था? अगर आपको सेकंड टाइम पे लॉस हो, तो टोटल लॉस कितना है? 20,000। उसमें से क्या माइनस करेंगे? जो आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉग्नाइज कर रखा है। कितना रिकॉग्नाइज कर रखा है ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व में? 10,000। यस सर। तो बचा हुआ 10,000 का जो लॉस है, उसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? टू पीएनएल अकाउंट में। आई थिंक सर अब आपको बात समझ में आ गई। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। एक और केस ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट केस नंबर नहीं, जैसे पीपीई थी आपके पास कोई 1 लाख रुपए की, आपने उसको 90,000 पे वैल्यू करा, तो लॉस आ गया 10,000 का।
और जैसे फर्स्ट टाइम पे लॉस आया तो आपने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर फर्स्ट टाइम पे लॉस आ गया तो ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है क्या? यस सर, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। मान लीजिए अब 90,000 पे वैल्यू हो रही है, मान लीजिए अब वो 1,20,000 पे वैल्यू होने लग गई, तो प्रॉफिट कितने का हो गया सर? आपको प्रॉफिट हो गया सर 30,000 का। तो मैंने बताया था क्या कि सेकंड टाइम पे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड है लॉस आपका वो माइनस करोगे और उसको फिर बचे हुए को ट्रांसफर कर दोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो माइनस करोगे जो ऑलरेडी कितना लॉस अपन ने रिकॉग्नाइज करा, 10,000। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। और बचा हुआ जो 20,000 का प्रॉफिट होगा वो कहाँ चल जाएगा? हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में। आई थिंक सर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने ये उतार भी लिया होगा। सर आईसीआई पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है वो, या फिर वो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बट आपको क्या ध्यान होना चाहिए, आपको ये चार्ट पता होगा ना सर, तो आईसीआई कैसे भी कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सर लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो बनता ही है एक। यस सर। आइए अपन एक क्वेश्चन करते हैं सर, इलस्ट्रेशन नंबर 12। कौन सा सर? इलस्ट्रेशन नंबर 12। मशीनरी जिसकी कॉस्ट 12 लाख थी, आपको डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, अज्यूमिंग करते हुए 10 ईयर वर्किंग लाइफ है और इसका 0 रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। यस सर, इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। अब एक बात बताइए सर, अगर किसी चीज की असेट की अपन को स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाना है तो डेप्रिशिएशन कैसे निकालते हैं सर? C प्लस E माइनस S अपॉन L। C कितना है? 12 लाख है। एक्सपेंडिचर 0, स्क्रैप 0 डिवाइड बाय आपका 10, तो आपका कितना हो गया सर? 1,20,000 पर एनम आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इसका मतलब ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, इन तीनों सालों तक आपने सर टोटल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज किया होगा? सर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन सेम रहता है, मतलब तीनों सालों में 1,20,000 1,20,000, मतलब टोटल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया आप लोगों ने सर? 3,60,000 का डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया। तो मैं कहूँ अगर आपके पास एट द ईयर थर्ड के एंड पर क्या आपकी बुक वैल्यू होगी, कितने रुपए की आपके पास असेट बची होगी? सर 12 लाख रुपए की असेट थी, जिसमें से आपने 3,60,000 की असेट को घिस दिया 3 साल में, आपके पास बचेगी सर 8,40,000 की असेट। कैन आई से डेट? यस सर। आगे मशीनरी को आपने डिवैल्यू करा अपवर्ड। अपवर्ड मतलब उसकी वैल्यू 60,000 से बढ़ गई। बाय है ना, बाय मतलब 60,000 से बढ़ गई। यस सर, 60,000 से आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, प्लस 60,000। अब बताइए इसकी वैल्यू कितने होने लग गई? अब इसकी वैल्यू हो गई सर 9 लाख रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। और आपने अब क्या करा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी असेट्स करी? 9 साल। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी हो गई अब इसकी? यूजफुल लाइफ कितनी हो गई सर इसकी अब? 9 साल। तो सर आपको वही स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाना है। यस सर। तो फॉर्मूला C प्लस E माइनस S अपॉन L। यस सर। मैंने कल आपको बताया था कि C का मतलब क्या होता है चेंजेस वाले केस में उसकी बुक वैल्यू, और इस टाइम इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 9 लाख। बताया था ना कल मैंने आपको, वो आपको एक कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाया था जब भी चेंज वाला केस आता है तो देखिए लिखवाया था ना सर, देखिए ना, ये रहा चेंज वाले केस में कि जो आज की बुक वैल्यू होगी आप उसे क्या मानोगे? कॉस्ट। और जो न्यू स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो बढ़िया बात है, नहीं गिवन अगर न्यू स्क्रैप वैल्यू तो ओल्ड इक्वल्स टू न्यू मान लोगे। क्लियर? यस सर। एक्सपेंडिचर कुछ करे नहीं, स्क्रैप सर ओल्ड है क्या? नहीं। न्यू है क्या? नहीं। दोनों ही नहीं है, बात ही खत्म। एल कितनी है? 9। आपने 9 अब असेस करी ना, 9 साल मानी, तो अब बताइए कितना डेप्रिशिएशन लगाओगे? 1 लाख रुपए पर एनम डेप्रिशिएशन लगेगा। कब से? फ्रॉम 4th ईयर से। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। देखिए क्या 1 लाख का आ रहा है क्या? हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 समझ में आ गया? बताइए समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। इजी इलस्ट्रेशन था, मैनेजेबल था। क्लियर? यस सर। आइए सर अब करते हैं अपना इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4। सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। सर क्या क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होमवर्क दे दूं क्या? सर सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12 जैसा। तो ये आज मैं पहली बार फाउंडेशन की क्लास में आपको होमवर्क दे रहा हूँ सर, क्योंकि मैं मानता हूँ सर आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, फाउंडेशन के हो, तो आप होमवर्क थोड़ा सा आप करोगे नहीं करोगे, इतना मुझे डर लगता था इस कारण से। लेकिन अब मैं आपको आज ये होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सेम इलस्ट्रेशन नंबर 12 जैसा है सर। कुछ भी नहीं करना सर, इसमें भी आपको स्क्रैप वैल्यू नील है, एक्सपेंडिचर आपने कर नहीं रखा, तो सेम आप कर सकते हो। एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपने बदला है, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा लेना जो कि सेम रहेगा, 20 लाख में से माइनस कर लेना। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। आई थिंक सर अब आप इस क्वेश्चन को आराम से इजीली डन कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जैसा एग्जांपल है सर।
और आपको सर अब होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा, तो सर आप बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्लियर? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सर अपन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अमेजिंग ग्रुप हैड अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख ऑन 31 दिसंबर 2019। 2019 को उसकी बुक वैल्यू कितनी थी सर? 35 लाख रुपए थी। बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन दैट डेट 3 लाख रुपए था। एज अ पार्ट ऑफ देयर practice of revaluing asset on yearly basis, another revaluation was carried out on 31st December 2019. Evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December 2019 was इतना and also give the journal entries। अब बताइए सर करे क्या अपन इस क्वेश्चन को? यस सर करे क्या? यस। देखिए सर, यस सर देखिए अब अपन इसको करते हैं। देखिए सर आपके पास जो पीपी है उसका बैलेंस है 35 लाख, ठीक है, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसका बैलेंस है सर कितना? 3 लाख, ठीक है। आपने रिवैल्यूएशन किया पहले आपने 37 लाख पर। केस नंबर 1, एक एक केस की बात करेंगे सर। कितना पे रिवैल्यूएशन किया आपने? 37 लाख पे। तो सर आपकी असेट बढ़ गई 2 लाख से। यस सर। क्या एंट्री करूंगा मैं एंट्री करूंगा सर पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्यों सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्यों डालूंगा सर? अब एक बात बताइए सर आप, ठीक है, समझ में आया क्या? 2 लाख रुपए से। यस सर। आपने जैसे ही 35 लाख की आपके पास असेट थी, आपने 37 लाख पे रिवैल्यू करा, मतलब 2 लाख से आपकी असेट बढ़ गई। और मैं तो ये मानूंगा सर फर्स्ट टाइम गेन है। क्यों? क्योंकि सर मुझे आगे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं थी। तो सर 2 लाख रुपए का अपने पास प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ तो अपन रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। केस नंबर 2 देखिए सर आपके पास कितने रुपए का गेन हुआ? अब 33 लाख का। ये सर तीनों इंडिपेंडेंट केस हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अलग अलग केसेस हैं, आप इनको अलग अलग कंसिडर करके कीजिएगा। आपका पहला सर क्या था? 35 लाख की थी, अब कितने रुपए की हो गई? 33 लाख की, मतलब लॉस हो गया आपको कितने रुपए का सर? 2 लाख रुपए का। अब एक बात बताइए सर, ये जो लॉस हुआ है लॉस अकाउंट डेबिट, मैं ऐसे लिख दूं लॉस अकाउंट डेबिट टू, मेरी तो पीपी खत्म हो गई ना 2 लाख से। यस सर, मेरी तो 2 लाख रुपए से पीपी कम हो गई। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है इसको क्या मैं पीएनएल अकाउंट में चार्ज करूंगा क्या? नहीं सर, पीएनएल अकाउंट में चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आपके पास रिवैल्यूएशन में बैलेंस है, जब तक आपके पास रिवैल्यूएशन में बैलेंस है तब तक तो मैं किससे चार्ज करूंगा? रिवैल्यूएशन से चार्ज करूंगा। तो क्या एंट्री कर दूंगा सर मैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट कितने रुपए सर? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर, यही तो समझाया अभी तक मैंने आपको। अभी तो वो चार्ट से यही तो समझाया था कि अगर आपको लॉस हो रहा है सेकंड टाइम पर, तो पहले ये देखो कि आपके पास कितना रिवैल्यूएशन में गेन है, उससे सेट ऑफ कर दो। बचे हुए को कहाँ डाल देते हैं अपन? पीएनएल में डाल देते हैं। क्लियर क्या? यस सर। अब मान लीजिए केस नंबर 3 कौन सा आ गया अब आपका? केस नंबर 3 देखिए सर। अब केस नंबर 3 कहता है कि आपकी 31 लाख की हो गई। 31 लाख की हो गई मतलब सर आपकी अब पीपी 4 लाख से कम हो गई एक तरीके से, तो लॉस हो गया। यस सर, लॉस को मैं डेबिट करूंगा और पीपी को मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरी असेट कम हो रही है कितने रुपए से? 4 लाख रुपए से। तो ध्यान रखना, जब भी आपकी असेट कम होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे 4 लाख रुपए से, और लॉस आपका डेबिट हो जाएगा 4 लाख से। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि यार ये लॉस जो है उसको मैं कहाँ से सेट ऑफ करूँ, कहाँ से सेट ऑफ करूँ? सर मेरे पास रिवैल्यूएशन में कितने रुपए पड़े हैं? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए का लॉस मैं कहाँ से सेट ऑफ कर दूंगा? रिवैल्यूएशन से। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट कितने रुपए? 3-3 लाख रुपए। 3-3 लाख रुपए। अब तो मेरे पास रिवैल्यूएशन भी खत्म, तो अब बचा हुआ कहाँ डाल देंगे सर? पीएनएल अकाउंट में। यही तो समझाया था आज मैंने आपको। अभी चार्ट में क्या समझाया था? यही तो समझाया। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो आपको समझ में आया रिवैल्यूएशन करने पर आपको क्या एंट्री करनी है? देखिए सर, मैं ये और लिख देता हूँ रिवैल्यूएशन करने पर क्या एंट्री होती है। एंट्री भी लिखवा देता हूँ सर मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, क्या बोला मैंने? अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो एंट्री क्या करेंगे सर अपन? प्लांट अकाउंट डेबिट, मतलब पीपी अकाउंट डेबिट टू वो प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है सर, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के 2 केसेस हैं। या तो आप इस क्या करो, इस प्रॉफिट को क्या कर दो? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इस प्रॉफिट को क्या कर सकते हो? इस प्रॉफिट को आप चाहो तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर सकते हो। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, ये क्लियर हो गया सर। एक ही चीज हो गई। यस सर, ये एक ही चीज होगी, तो आप इसको हटा दीजिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। आप तो ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आप क्या एंट्री करोगे? आप पहले एंट्री करोगे सर, पहली कौन सी एंट्री करोगे? पहली एंट्री करोगे आप ये वाली,
कि आपको पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट, और उस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन अगर सर डिक्रीज हो रहा है, क्या बोला सर मैंने, अगर वो आपके डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है सर, अगर आपके डिक्रीज हो रहा है तो आप एंट्री क्या करोगे सर, लॉस अकाउंट डेबिट, आपको लॉस हो गया, यस सर, और टू पीपी अकाउंट, आपकी पीपी कम हो गई इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अब इस लॉस को क्या करेंगे सर, लॉस को अपन ट्रांसफर करेंगे, यस सर। लॉस को ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना है आपके पास, ध्यान रखिएगा सर, इफ रिवैल्यूएशन गिवन, क्या बोला मैंने, इफ रिवैल्यूएशन रिजर्व गिवन है तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर, अपन एंट्री करेंगे कितना रुपया, कि रिवैल्यूएशन रिजर्व टू लॉस। अदरवाइज अपन एंट्री क्या करेंगे, उस लॉस को ट्रांसफर करने की, अपन ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया। ये था सर आपका पूरा क्रक्स रिवैल्यूएशन का। इस लॉजिक, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है। अगर सर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हैंड टू हैंड मेरे से पूछ सकता है। बताइए सर क्लियर क्या? हाँ सर क्लियर है, समझ में आई क्या बात? यस सर क्लियर। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट की एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, तो वही एंट्री करी मैंने यहाँ पे। यस सर। सेकंड केस में आपको लॉस हो रहा था तो मैंने क्या बताया कि अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो उस लॉस को पहले रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ करेंगे। यस सर। तो अपने पास रिवैल्यूएशन था 3 लाख का, लॉस 2 लाख का ही था, तो मतलब आराम से सेट ऑफ हो सकता था। तीसरे केस में भी अपन को लॉस हो रहा था 4 लाख का, बट अपने पास रिवैल्यूएशन 3 लाख का था, तो 3 लाख से पहले रिवैल्यूएशन में डाल दिया, बचा हुआ 1 लाख अपन ने पीएनएल में डाल दिया। क्या सर समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर लॉजिक क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इसी के साथ आज हमने हमारे आईसीएस स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म करे, इलस्ट्रेशन सारे खत्म कर दिए डेप्रिसिएशन के, सिर्फ एक ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट बचा है जो अभी अपन खत्म कर देंगे। क्लियर? यस सर। आ जाएंगे सर ट्रू फॉल्स पे? यस सर ट्रू फॉल्स पे भी आ जाइए। सर मैं आज आपको एक ट्रू फॉल्स करवा रहा हूं। ये जो ट्रू फॉल्स है सर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 10 से 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है, प्लस उसके सर ट्रू फॉल्स भी बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल होते हैं। तो अपन इसको सर लास्ट से करना चालू करेंगे, एंडिंग से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बनता चलेगा। ठीक है? एंडिंग वाला 20 वाला देखिए सर, whenever any depreciable asset is sold during the year, the depreciation is charged on it for that entire year. फॉल्स है सर। किसने कह दिया पूरे साल भर का लगाते हैं? जब तक उससे, जिस दिन हमने उसे बेचा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब सर टिल द डेट ऑफ सेल, नॉट फॉर फुल ईयर। टिल द डेट ऑफ सेल, नॉट फॉर फुल ईयर। समझ में आया क्या? आपको रीजन भी लिख कर आना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है? क्लियर। एनी चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आइए सर, मैंने आपको लिखवाया था आपकी कॉपी में, देखिए मैंने कहा भी था कि आईसीएस सर ये पूछ लेता है, आईसीएस सर ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है। ये देखिए मैंने लिखवाया था आपको कि अगर कोई भी चेंज होता है आपकी लाइफ में, आपकी स्क्रैप वैल्यू में, एक्सेट्रा में, तो उसे अकाउंटिंग एस्टिमेशन का चेंज माना जाता है। माना जाता है ना? यस सर। देखिए तो ये ट्रू है। क्लियर? यस सर। 18th, while calculating the depreciation as per WDV मेथड, सैल्वेज वैल्यू को आप डिडक्ट करते हो क्या? सर फॉल्स है। क्यों? सर फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस एन एस अपॉन सी। कहाँ का माइनस? कौन माइनस कर रहा है? ठीक है? 17, when a property, plant, equipment is sold, then the provision for depreciation account is debited, asset account is credited, and any gain or loss is recorded to profit and loss account. देखिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट सोल्ड करा है तो आप क्या करोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। यस सर बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। लेकिन इसने क्या बोला? असेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। यस सर असेट अकाउंट को आप क्रेडिट भी करोगे क्योंकि आपके पास असेट जाएगी। और जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। करोगे नहीं करोगे? बताइए सर करोगे या नहीं करोगे? यस सर करेंगे। और कोई भी जो भी लोन और कोई भी गेन या लॉस होता है तो उसको आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हो। यस सर करते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है क्या? यस इट इज ट्रू। क्लियर क्या? यस सर। 16 वाला, आइए 16 पर आते हैं। इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विथ रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स ऑफ एन असेट, वी नीड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन। अगर आपने एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर करा, किसके रिलेशन में? असेट के रिलेशंस में, तो आपको क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने की नीड नहीं है क्या? बताइए सर।
बताइए सर क्या होगा, फॉल्स है। क्यों सर, इसको मैं समझा देता हूं। देखिए सर चाहे से आप कितनी भी मशीन की रख रखाव कर लीजिए, कितना भी उसका रिपेयर मेंटेनेंस में कितना भी खर्चा कर लीजिए, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है इन द वैल्यू ऑफ असेट में, जो कि होगा चाहे से आप उसको यूज में लो या मत लो, आपकी मशीनरी रखे भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती रहेगी। तो इसलिए वो क्या माना जाता है सर कि डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया ही जाएगा। आगे 15 पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑन असेट। सर जब अपन डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है क्या, देखिए आपने पीएफडी अकाउंट बनाया था, यस सर। बाय डेप्रिसिएशन किया था क्या, यस सर। तो एंट्री क्या हुई होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, यस सर। तो क्या इसमें पीएफडी अकाउंट डेबिट हो रहा है क्या, नो सर। तो मतलब ये फॉल्स है। क्यों सर, क्योंकि पीएफडी अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, लेकिन इसने क्या बोला, डेबिट हो रहा है, मतलब ये फॉल्स है। क्लियर क्या, यस सर। आगे, वाइल डेप्रिशिएटिंग लैंड कोस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड शैल गिव मोर डेप्रिसिएशन देन द रिटर्न डाउन वैल्यू। बताइए सर, जब आप डेप्रिशिएट कर रहे हो लैंड की कोस्ट को, सर एक बार बताऊं, कभी लैंड क्या डेप्रिशिएट होती है क्या, गलत, फॉल्स। वाई, क्योंकि सर कभी भी लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता सर, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ये बात आप अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में, खून में बसा लीजिए, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है सर। क्लियर क्या, यस सर। मान लीजिए सर अगर इधर लैंड की जगह बिल्डिंग होता तो, अब आइए फिर इधर आइए आप, अगर इधर लैंड की जगह बिल्डिंग होता, अगर इधर लैंड की जगह क्या होता सर, बिल्डिंग होता, तो सर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कॉपी में एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था स्टार्टिंग में, क्या, अगर यहाँ पे मान लीजिए सर लैंड था, इस कारण से ये फॉल्स हो गया। बट मान लीजिए अगर बिल्डिंग होता तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हायर होता है, यस सर। मान लीजिए अगर इधर बिल्डिंग होता तो अपन इसके क्या कहते, ट्रू कहते। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है, रीजन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि पता है क्या करेगा सर एग्जामिनर, यहाँ पे लैंड की जगह क्या कर देगा, बिल्डिंग, और आप क्या सोच के आओगे, अरे यार ये तो अपनी आईसीआई का ट्रू फॉल्स है, इसमें तो फॉल्स आ रहा था, अपन फॉल्स ही कर देते हैं। तो सर रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। आई बात समझ में कि आपको क्या लिखवाया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और डब्ल्यूडीवी में कम होता है, लेकिन अगर लैंड का केस हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता। क्लियर क्या, यस सर। आइए अपन बात करते हैं 13th वाले की। देखिए सर, over the life of an asset subject to the depreciation, the accelerated method will result in less depreciation expenses in early years and the more depreciation in the later year of its life। क्या सर सही है क्या, ये बताइए। सर फॉल्स है। वाई फॉल्स, देखिए सर ये एक्सीलरेटेड मेथड का मतलब होता है डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी डब्ल्यूडीवी मेथड का अपन ने क्वेश्चन किया होगा तो डब्ल्यूडीवी मेथड में जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो स्टार्टिंग के ईयर्स में जो डेप्रिसिएशन होता है वो ज्यादा आता है, और जो लेटर ऑन जो ईयर्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन एज कंपेयर टू क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। आई क्या बात समझ में, यस सर। चाहे आप कोई भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लीजिएगा डेप्रिसिएशन का, लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए है और आपने एट द रेट 10% आपको आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 10 रुपए। सेकेंड ईयर में बताइए अब कितना होगा, 9 रुपए। थर्ड ईयर में कितना होगा, 8.1। मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, यस सर। तो इसका कहने का मतलब है कि अर्लियर ईयर में ज्यादा होता है और लेटर ईयर में कम होता है। तो सर आपको पता है एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ रहा, सब कुछ लॉजिक से हो रहा है सर, सब कुछ लॉजिक से, ठीक है। आइए 12th वाला, सर 12th वाला भी छोड़ दीजिए क्योंकि अपन ने अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अभी अपन जो अपने थोड़े 2-3 मेथड मैंने आपको बताए थे कि आईसीएन को नहीं पूछता है, वो मेथड अभी करवाना बाकी है। अभी सर मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उससे रिलेटेड जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो अपन एक बार खत्म कर देते हैं, ठीक है, यस सर। आइए 11th वाला, मैं इसको थोड़ा सा सर हाईलाइट कर देता हूं ताकि मेरे को ध्यान रहे कि ये भी आपको करवाना है। क्लियर, यस सर। 11th वाला, इफ द इक्विपमेंट अकाउंट हैज ए बैलेंस ऑफ 12,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कितना है, 4 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द सेम शैल बी 16,50,000। वाह, फॉल्स। वाई सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना कि ऐड, इसने तो ऐड कर दिया, जबकि होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 8.5 लाख रुपए की रिटर्न डाउन वैल्यू। समझ में आई क्या बात, यस सर। 10th वाला, प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ द फंड टू फैसिलिटेट द रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। देखिए सर ये ट्रू है। वाई ट्रू, देखना सर,
डेप्रिसिएशन है, अगर आप जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराओगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट कम होंगे। सही है नहीं है? सही। यस सर, जितने ज्यादा डेप्रिसिएशन उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और सर प्रॉफिट कम होंगे तो उतने ही आप कम प्रॉफिट बांट पाओगे। तो सर मतलब आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट का एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो इससे आप बाद में क्या कर सकते हो, रिप्लेसमेंट का डिसीजन ले सकते हो अच्छी तरह, ताकि आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट कम हो जाएगा ना सर डेप्रिसिएशन बांटने से। आई क्या बात समझ में? यस सर। सर ये जो डेप्लीशन मेथड वाला है वो भी अभी अपन ने नहीं करा, इसको भी सर अगर अपन एक बार छोड़ देते हैं, अभी अपन कब, जस्ट अभी इसी क्लास में अपन जब इन मेथड्स को करेंगे तो इस मेथड के इनके ट्रू फॉल्स को भी अपन हैंड टू हैंड निपटा देंगे। 8 पे आ जाइए सर। आकाश ने परचेज करी मशीनरी 12 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग सम ऑफ द ईयर डिजिटल मेथड। सर वही डिजिटल मेथड अभी नहीं करा सर अपन ने, ये भी अपन अभी बाद में कर लेंगे। सबको मैं नीला कर देता हूँ फिर एक तरीके से। क्लियर? यस सर। आइए 7th पर आ जाइए सर। 7th वाले पर क्या लिखा हुआ है? इन केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज डिक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड। शुड ऑलवेज बी, क्या हमेशा वो पीएनएल अकाउंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए? आपका क्या मानना है सर? रिवैल्यूएशन में सर जब भी डिक्रीज होगा तो मैंने बताया था, अगर वहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ होगा, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो वो पीएनएल से सेट ऑफ होगा। यही बताया मैंने आपको। यस सर। लेकिन इसने क्या बोला, शुड ऑलवेज, क्या ऑलवेज हमेशा पीएनएल अकाउंट से सेट ऑफ होगा क्या? नहीं सर, गलत है, गलत। क्यों? आप वो चार्ट रेफर कर लेना जो चार्ट मैंने आपको बनवाया था। क्लियर क्या? यस सर। पॉइंट नंबर 6, इन केस ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड, होल क्लास ऑफ असेट्स to which that asset being revalued belongs should be revalued. Yes sir, yes. ध्यान रखना सर, आपको जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे, ध्यान रखना सर, जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे तो आप असेट वाइज नहीं करते कि चलो ठीक है मैंने इस असेट को कर लिया अब उस असेट को नहीं करता। आप पूरी जो असेट की कैटेगरी है, जो वो जिस क्लास में वो असेट आती है, उस क्लास की सारी असेट्स को आप रिवैल्यूड करोगे। क्या बोला मैंने सर? उस क्लास की जितनी भी असेट्स हैं, उस क्लास में जितनी भी असेट्स आती है, सारी असेट्स को आप रिवैल्यू करोगे। मान लीजिए सर, जैसे आपके पास क्या है, देखिए सुनिए सर, जैसे आपके पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसके अंदर आपकी 1 2 3 तीन बिल्डिंग है, B1 B2 B3, ठीक है। एक आपके पास है सर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में I1 I2 और I3, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, आप चाहो तो फैक्ट्री बिल्डिंग या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में से किसी एक का रिवैल्यू कर सकते हो, चलेगा। बट सर आप ऐसे नहीं करोगे कि B1 का कर लिया B2 का नहीं करेंगे, B3 का कर लिया B2 का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक ही क्लास के बच्चे हैं, यस सर, तो इन सभी का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, मतलब B1 B2 B3 का आपका तीनों का रिवैल्यूएशन किया जाएगा, लेकिन आप चाहो तो फैक्ट्री बिल्डिंग का कर सकते हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो फैक्ट्री बिल्डिंग का नहीं कर सकते। मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग दोनों में से किसी आप चाहो तो दोनों का कर सकते हो, किसी एक का भी कर सकते हो। बट लेकिन उनके जो ये बच्चे हैं उनमें से आप किसी को ऑप्शन पे नहीं छोड़ोगे, उनमें से तो आपको तीनों का ही करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे, डेप्रिसिएशन इज चार्ज विद द कांस्टेंट अमाउंट अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड चार्ज विद द कांस्टेंट परसेंटेज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यस सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से चार्ज होता है। यस सर। और डब्ल्यूडीवी मेथड से सेम परसेंटेज तो ना कभी बदलती है डब्ल्यूडीवी मेथड में। यस सर। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट शुड ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग। नो सर, गलत है, क्योंकि ये जो खर्चा है वो आपका पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ होता है। ये सर हम कहाँ पढ़ेंगे? ये आप AS 10 में पढ़ोगे, इंटर के अंदर। क्लियर क्या? अभी तो आप सिर्फ हाल फिलहाल इतना सा ध्यान रख लीजिए। तीसरा पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड द परचेज प्राइस रिफंडेबल टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटीज आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट रिबेट। यस सर, ट्रू है। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिन when it is available for use in location and condition necessary for it is capable to being operated. yes sir, मैंने आपको बताया था हमेशा वो available for use कब से, तब से ही अपन उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ना कि put for use से। क्लियर क्या? yes sir. increase in market value, in market value of fixed asset is one of the reason of depreciation. no sir, गलत है, क्योंकि अगर आपकी मार्केट वैल्यू में, अगर आपकी फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वो क्या है? रिवैल्यूएशन के कारण हो रहा है। समझ में आई क्या बात?
लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, बट डेप्रिशिएशन इसका रीजन नहीं होगा। सर बच्चे को थर्ड वाले पॉइंट में डाउट आ रहा है, बता दीजिए एक बार वापस। यस सर, देखिए प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड द परचेज प्राइस। सर यस का मतलब जब भी मैं यस लिखूं तो इसका मतलब होता है ट्रू, और जब भी मैं नो लिखूं तो इसका मतलब होता है फॉल्स। ध्यान रखिएगा सर इस चीज का, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो यस का मतलब ट्रू है, नो का मतलब फॉल्स है, ठीक है। यस सर, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड परचेज प्राइस एंड रिफंडेबल टैक्स। सर हाँ सर, सर बच्चे का डाउट एकदम सही है सर, रिफंडेबल टैक्स है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट कैसे बनेगा? हाँ सर सही है सर, आपका सही था, माय मिस्टेक सर, मैंने जल्दीबाजी में इसको यस कर दिया, जबकि ये क्या होगा सर? नो होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि एक बात बताइए, आपने कोई 10 रुपए का टैक्स जमा कराया और वो 10 रुपए आपसे बाद में गवर्नमेंट आपको दे देगी, क्या वो आप उससे अपना कॉस्ट का पार्ट बनाओगे? क्या नहीं बनाओगे ना? यस सर, वही चीज है कि रिफंडेबल टैक्स है, इस कारण से अपन इसमें नो लिखेंगे, मतलब फॉल्स लिखेंगे। बताइए सर, क्या आपको सारे ट्रू फॉल्स समझ में आए क्या? हाँ सर, सारे समझ में आ गए, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं सर और कुछ मेथड्स की, हमारे जो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से मेथड है, जिसे मैं एक ही कॉन्सेप्ट में करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा नाम देके? एक सेकंड सर, कॉन्सेप्ट नंबर अभी तक कितने हो गए अपने? 9 हो गए, 10 हो गए, आज कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11 सर, कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11 किसकी बात करते हैं सर? कॉन्सेप्ट नंबर 11 बात करता है मिसलिनियस मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन, जो कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सर आपको करके जाने चाहिए। क्या पता सर, क्या पता ट्रू फॉल्स आ जाए, क्या पता है सर इसमें से क्वेश्चन पूछ ले आईसीआई, क्योंकि सर आईसीआई बहुत मतलब उसको अपन मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसा पेपर बनाएगी, ठीक है। बट अपन ने आईसीआई के ऐसे में जो चीजें दे रखी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, अपन को सारी पढ़नी है। क्लियर क्या? यस सर। मिसलेनियस मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन। सर पहला जो मेथड होता है इसके अंदर होता है सम ऑफ डिजिट मेथड्स, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। जो दूसरा मेथड होता है सर वो होता है कंजम्पशन मेथड, जिसे अपन प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं एक तरीके से, कंजम्पशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। जो तीसरा मेथड होता है सर वो होता है डिप्लीशन मेथड। क्लियर क्या? यस सर। तीनों मेथड को सर अपन देखिए सर, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए सर आपका ये एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए आपने एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और स्क्रैप 10 साल था और 1,20,000 था। मशीनरी आपने 1/14 को यूज करने पे रख दी। सर अवेलेबल टू यूज गिवन नहीं है, तो मैं मानूंगा जो पुट टू यूज है वही अवेलेबल टू यूज है। यस सर। क्लियर क्या? हाँ सर, यहाँ तक की चीज तो समझ में आ गई। तो एक बात बताइए, अपन को 1/14 से डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट ओनली 2019 का बनाना है। कौन सा मेथड यूज करते हुए? सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड। तो सर मैंने क्या बताया आपको? डेप्रिशिएशन बताइए सर, आपका डेप्रिशिएशन कैसा लगेगा? ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का, ईयर 6 का, ईयर 7 का, ईयर 8 का, ईयर 9 का, ईयर 10 का। मतलब ये आपके 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, 19 में कितना लगेगा, 20 में कितना लगेगा। 20 की जरूरत है नहीं सर, क्योंकि अपन से सीधा सीधा किसका पूछा? सिर्फ अपन से पूछा सर सिर्फ 19 वाले साल का ही अपन से अकाउंट पूछा है। तो सर डेप्रिशिएशन लगाने का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए आपकी 10 लाख है, माइनस कर देंगे 1,20,000 आपकी स्क्रैप वैल्यू। यस सर। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सर ईयर 1 से कितने साल रिमेनिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ईयर 1 खुद 10। समझ में आई क्या बात? खुद का साल भी तो इंक्लूड करेंगे ना सर। कितने साल रिमेनिंग है? 10 साल रिमेनिंग है ईयर 1 से देखा जाए। यस सर। डिवाइड बाय n प्लस 1 बाय 2। n कितना है सर? 10 साल प्लस 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जब सॉल्व करते हैं तो 55 आता है। यस सर। फटाफट से सॉल्व कीजिए, बताइए सर कितना डेप्रिशिएशन आता है सर फर्स्ट ईयर में। बताइए सर कितना डेप्रिशिएशन आता है? 8,80,000 डिवाइड बाय 55 इंटू 10 कितना आता है सर? 1,60,000 का डेप्रिशिएशन आता है। यस सर, 1,60,000 का आता है। सेकंड ईयर में वही 8,80,000, ये तो सेम रहेगा। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 9/55। अब रिमेनिंग ईयर इतने बच गए थे। थर्ड ईयर में 8,88,000 UQ 8/55। फोर्थ ईयर में 8,88,000 UQ कितने रह गए? 7/55। सर 8th ईयर में 8,88,000 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6/55। यस सर। और 9th वाले में 8,80,000
मल्टीप्लाई बाय 5/55। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर, क्योंकि 5 साल ही बचे हैं। यस सर, बताइए फटाफट से इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन और इस साल का डेप्रिसिएशन। तो सर निकालिए फटाफट फटाफट। यस सर निकालिए। 8,80,000, 8,80,000 डिवाइड बाय 55, ठीक है, इंटू 9 कितना आ गया सर? ये आ गया 144, ये आ गया 1,28,000, ये आ गया 112,000, ये आ गया 96,000, ये आ गया 80,000। कैलकुलेट कर लिया क्या सर आप लोगों ने भी? यस सर, कैलकुलेट कर लिया है। तो फटाफट से इसको हाईलाइट कर लीजिए इन अमाउंट को। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए सर। हाँ सर समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, आपसे क्या बोला है? मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। यस सर, मशीनरी अकाउंट में सर जनवरी 2019 को 2 बैलेंस भी दी जाएगा। यस सर, क्योंकि बहुत पहले की खरीदी हुई है। कितने रुपए का बैलेंस बचेगा सर? एक बार बताइए, आपने खरीदा कितने में था? 10 लाख में खरीदा था, जिसमें से 1,60,000 यहाँ यूज कर लिया, 1,44,000 यहाँ यूज कर लिया, 1,28,000 यहाँ पे, 1,12,000 यहाँ पे, 96,000 यहाँ पे। तो बताइए सर माइनस कर दीजिए फटाफट से। 10 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 1,44,000 माइनस 1,28,000 माइनस 1,12,000 माइनस 96,000, तो कितना आ जाता है सर? 3,60,000 का। और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे सर? 80,000 लगाओगे। यस सर, जो कि अपन ने निकाल लिया क्वेश्चन में। कितना? 80,000। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, कितना? 80,000। तो बैलेंस शीट कितना बच जाएगा सर आपके पास? 2,80,000। बताइए क्या सर समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सर वैसे भी सेम रहता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 19 का ही बनाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने रुपए सर? 80,000 रुपए। और इसको क्या डाल देंगे? बाय P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आई क्या बात? ये सर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना और मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है। यस सर, ये क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक ट्रू फॉल्स करवा देता हूँ जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर क्या? यस सर, वो ट्रू फॉल्स भी हो जाएगा ताकि अपना हैंड टू हैंड टॉपिक बाय टॉपिक आपके ट्रू फॉल्स खत्म होते चलेंगे। ये सम ऑफ डिजिटल मेथड का कौन सा था सर? ये रहा 12th वाला। देखिए सर 12th वाले को, अब 12th वाले को मैं मुक्त कर देता हूं इसके कलर से, ठीक है। यस सर, आइए एक सेकंड सर। 12th वाला, सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बताइए सर। यस ट्रू। वाई सर? देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है बताइए सर? ये ट्रू क्यों है सर? बताइए ये ट्रू क्यों है? क्योंकि सर जो सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड होता है उसके अंदर भी स्टार्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया था आपने, 1,60,000, 1,44,000, 1,28,000, फिर धीरे धीरे कम हो रहा था। और एसिलिएटेड मेथड मतलब WDV मेथड में पहले स्टार्टिंग में ज्यादा चार्ज होता है, फिर उसके बाद कम चार्ज होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर हो गया क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अपन पॉइंट नंबर 8 को भी मुक्त कर देते हैं क्योंकि वो भी आपके सम ऑफ डिजिटल मेथड से रिलेटेड है। आकाश परचेज है मशीनरी 12 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड शैल बी 2 लाख होगा क्या? बताना है आपको। देखिए सर 12 लाख माइनस आपका 1 लाख का वो क्या मल्टीप्लाई बाय आपके फर्स्ट ईयर के लिए कितने साल बच जाएंगे? 10 साल बचेंगे क्योंकि 10 साल लाइफ है। यस सर। डिवाइड बाय कितना? 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। बताइए सर कितना आता है ये? 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 55। ठीक है, तो सर 11 लाख डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 10। सर 2 लाख आ रहा है क्या? यस सर, इट इज ट्रू। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, अब समझ में आ गया। क्लियर क्या? यस सर। अब एक 9 बचा है जो भी अपन करके अभी खत्म कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। आ जाइए फटाफट से अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो क्या ये सर आपको जो ये फर्स्ट मेथड था वो क्या क्लियर हुआ क्या? यस सर, ये मेथड अब हमारे को क्लियर हो गया है। समझ में आई क्या बात? यस सर। नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग इंक्लूडिंग सेल्फ, इंक्लूडिंग करते हुए सेल्फ को, मतलब खुद को भी इंक्लूड करते हुए तब गिनना है। अगर अपन फर्स्ट ईयर से गिन रहे हैं, 10 साल लाइफ है तो 9 साल आता है, उसमें फर्स्ट ईयर को भी इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 साल। समझ में आई क्या बात? यस सर। बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट मेथड की, जिस मेथड का नाम है सर कौन सा? मशीनरी आवर्स मेथड। मशीन आवर्स मेथड की बात करते हैं। ठीक है, ये तो सर इतना सिंपल है कि अपने आप ही जल्दी से हो जाएगा। देखिए मशीनरी अपने कितने में परचेज करी थी? 30 लाख रुपए में, जिसकी एस्टिमेटेड टोटल यूजफुल वर्किंग लाइफ कितनी है? 24,000 है। कितना है सर? 24,000 आवर्स इसकी टोटल यूजफुल लाइफ है। इसकी टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है? 24 आवर्स। कितनी है सर? 24 आवर्स इसकी टोटल यूजफुल लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी?
2 लाख है। और एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज, 1 to 3 ईयर, 4 to 6, 7 to 10 डिटरमाइन करना एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना सर, 30 लाख में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, कितना आ गया, 28 लाख आ गया। यस सर। अब मैं आपको ईयर 1 से लेकर ईयर 3 तक का बता देता हूँ कैसे होगा, और ईयर 4 से लेकर ईयर 6 तक का बता देता हूँ कैसे होगा, और ईयर 7 से लेकर ईयर 10 तक का बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, यस सर। टोटल कितना है आपके पास, 28 लाख है। डिवाइड बाय आप किससे करोगे, टोटल आवर्स से। टोटल आवर्स कितने हैं, 24,000 है। मल्टीप्लाई बाय आप कितने से करोगे सर, मल्टीप्लाई बाय आप सर कितने से करोगे, मल्टीप्लाई बाय आप कर दोगे सर 3000 आवर्स से। ठीक है, ऐसे सर सेकंड में 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितने से करोगे सर, 26 आवर्स से। तो मतलब समझ में आ रहा है, वही है ना सर, कुछ भी नहीं करना है। डिवाइड बाय टोटल लाइफ की जगह आपको यहाँ पे क्या दे दिया, आपको टोटल लाइफ की जगह आवर्स दे दिए, और मल्टीप्लाई बाय आपको कितने से करना है कि किस ईयर में कितने आवर्स लगे हैं। क्लियर क्या, यस सर। अब ईयर 2 7 to 8 में क्या करोगे, 28 लाख डिवाइड बाय कितने से करेंगे, 24,000 से। यस सर, और मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे, 1800 से। तो सर जो भी आपके पास आंसर आएगा वो किसका आएगा, पर एनम का आएगा। ये 3.5 लाख आ रहा है। यस सर। दूसरा वाला बताना कितना आ रहा है सर, 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2600। ये आता है सर आपके पास 3,33,333। यस सर, समझ में आई क्या बात, यस। पर एनम आ रहा है सर, ये क्या आ रहा है आपके पास, पर एनम कि ईयर 1 से लेकर ईयर 3 तक 3.5 लाख रुपए पर एनम, ईयर 4 से लेकर ईयर 6 तक 3,03,333 रुपए पर एनम, और ईयर 7 से लेकर ईयर 10 तक 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो डेट इक्वल्स टू 2,10,000 रुपए पर एनम। समझ में आई क्या बात, यस सर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सर ऐसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग बार बार वही करना पड़ेगा। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। समझ में आई क्या बात, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या सर ये क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको, हाँ सर ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया। समझ में आई क्या बात, हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर क्या, यस सर। अब आता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सेम है जैसा जो ऊपर करा, सेम वैसा ही है। 20 लाख आपकी मशीनरी खरीदी आपने, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 2 लाख, मतलब कितना मान लूंगा मैं, 18 लाख मान लूंगा। यस सर, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय डिवाइड किससे करोगे सर, टोटल कितना एस्टिमेट करते हो आप, 1,50,000। अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाना है तो नीचे प्रोडक्शन यूनिट मेथड का डिवाइड करोगे, मशीन आवर मेथड लगाना है तो टोटल मशीन आवर से डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई बाय सर कितना, 20,000 रुपए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास पर एनम, ईयर 1 से ईयर 3 तक। ऐसे ईयर 4 से ईयर 7 तक कैसे निकालेंगे, वही 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइड बाय कितना, 1.5 लाख। समझ में आई क्या बात, यस सर। और ईयर 8 से लेकर ईयर 10 तक कैसे निकालेंगे सर, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000। समझ में आ रही है क्या बात सर। मैं थोड़ा सा स्पीड ही चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि सर ये बहुत इजी टॉपिक है, इनमें आप ज़्यादा टाइम डिवोट करना सर आपकी खुद की एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर, यस सर। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए सर, कितना आता है सर। सेम है मशीन, जैसे आपका मशीन आवर मेथड हो या प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो, सेम होता है। तो जैसे मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ, देखिए सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन मेथड में दोनों मैंने आ जाते हैं। कंजम्पशन मेथड में मशीन आवर मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड दोनों आ जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए C माइनस एस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से। अब वो टोटल कुछ भी हो सकता है, लाइफ हो सकती है, आवर्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट से, रेस्पेक्टिव कंजम्पशन से। ऐसे आप लिख के चलो, रेस्पेक्टिव कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल कंजम्पशन। आई थिंक सर अब आपको फॉर्मूले के साथ और ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी। क्लियर क्या, यस सर। आई थिंक अब ये होमवर्क हो जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर, यही कर रखा है, देख लीजिए। वही 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, ये पर एनम है, ध्यान रखना सर, पर एनम आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 20,000 लिया है जो कि पर ईयर का गिवन है। जब आपने पर ईयर के कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करा है तो पर ईयर का ही तो डेप्रिसिएशन आएगा। जब आपने पर ईयर के कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करा है तो पर ईयर का ही डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर क्या, यस सर। एंड द लास्ट मेथड इज डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है, यस सर, जो कि आपके मिनरल ऑयल्स में, टिम्बर में, गैस ऑयल में, इनमें काम आता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में काम आता है। ठीक है, यस। आइए सर अपन इसको भी करते हैं ताकि ये भी खत्म हो जाए। सेम फॉर्मूला सर, सेम, कुछ भी नहीं है। देखिए लीज पर लिया है आपने क्वेरी को ऑन 1 जनवरी 2017, 1 करोड़ रुपए की। एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा डिप्लीशन मेथड से, ये आपको गिवन है। देखिए आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 3 सालों का, कैसे निकालोगे, देखिए 1 करोड़ है, कोई स्क्रैप है नहीं, डिवाइड बाय आपका 2 लाख है,
यस सर, मल्टीप्लाई बाय आपका 22,000 है। देखिए सर फटाफट से, ये 2 से 2 गया। फर्स्ट ईयर का क्या डेप्रिसिएशन 1 लाख आ रहा है क्या? यस सर, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख आ रहा है। 1 करोड़ से आप एंट्री करोगे, 99 लाख आपके पास बच जाएगा। अब सेकंड ईयर का निकाल लें। यस सर, सेकंड ईयर में भी सेम वही रहेगा। 2 2 4 3 7, 1 करोड़ डिवाइड बाय टोटल कितना है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय अब कितना 10,000। समझ में आई क्या बात? ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 5,000 आ गया। उस 5,000 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा है। देखिए सर आ रहा है क्या 5 लाख का डेप्रिसिएशन? यस सर। और ये 99 लाख का यहाँ पे बैलेंस भी आ गया, और ये 94 लाख आपके पास क्या आ गया सर? बैलेंसिंग फिगर। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऐसे सर अब लास्ट कौन सा है? 15,000 का है। यस सर। तो 1 करोड़ डिवाइड बाय आपका कितना 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय इस साल का कंजम्पशन कितना है 15,000 है, तो 2 लाख से 5 50 बच गया। यस सर। 50 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन आ गया? 7.5 लाख का। 94 लाख यहाँ पे बैलेंस बीडी, 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन, 86,50,000 आपके पास बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर बच गया। क्या सर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट खुद बना सकते हो क्या? यस सर बना देंगे। 2 क्वेरी बाय पीएनएल यही कर रखा है। यस सर। 2 क्वेरी बाय पीएनएल। समझ में आई क्या बात? यस सर। इसका भी फॉर्मूला लिख दे क्या? हाँ सर इसका भी लिख दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला इसका भी। क्लियर क्या? यस सर, दोनों के अंदर सेम फॉर्मूला होता है। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गया, सॉरी मैं, C + E - S। ठीक है, क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर आप फटाफट से आ जाइए अपना इसका लास्ट एक वो बचा था सर ट्रू फॉल्स। और सर ये लास्ट ट्रू फॉल्स और ये चैप्टर आपका फिनिश सर। बहुत मजा आया सर इस चैप्टर को पढ़ने में और पढ़ाने में सर, मजा आ गया ना? यस सर। अगर सर मजा आया तो सर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर क्या? यस सर। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए सर मैं अब 9th वाले पे भी वो धब्बा जो लगा हुआ है वो हटा देता हूं। ठीक है, यस सर। 9th को भी मैंने मुक्त कर दिया, आजाद। डिप्लीशन इज एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। नो सर, वो तो नेचुरल रिसोर्सेज की होती है। फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। डिप्लीशन मेथड कहां यूज किया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज में। तो सर इसी के साथ आज हमारा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर भी ओवर होता है। सर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि सर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा CA फाउंडेशन अकाउंटिंग का फुल कोर्स अवेलेबल होगा। टाटा।